हे एवरीवन, सो आज का मेरा ये वीडियो है पूरा का पूरा सेलुलर जेल के बारे में। ये है हमारे गाइड और ये एक्सप्लेन करेंगे। से बाहर में जो भी ग्रिल लगाया गया ये सब जो है बर्मा थाईलैंड से लाया गया था। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी बे, डंडस पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे लाल मिट्टी मिलता है। बैक में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है लाल कलर का, ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि जितने भी अंग्रेज अफसर है रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज़ करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन लाइब्रेरी और अपना ऑफिस दिख रहा है आपको, वो स्वतंत्र जो होता है, और दूसरा जो है सावरकर जी की याद में लगा है। दोनों जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है, गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है। आईओसी द्वारा गिफ्टेड किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। व्हाइट रंग का जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, लास्ट में एक पिलर, ये जो है मार्टियस कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उद्घाटन किया। रात को आप लोग शो देख चुके कि देखेंगे? शो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के देखेंगे। डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन है, बारिश होगा तो शो कैंसिल हो जाता है। जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री है। रिसेंटली 28 जून 98 में यहाँ पे हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था, तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पर रीप्लांट किया गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो देखने आएंगे तो एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़ है। ओमपुरी जी का वॉइस है, यानी कि एक लाइट इफेक्ट्स आएगा। एक स्पीकर जो है वाइपर आइलैंड में बनाया गया था, काफ़ी छोटा जेल बनाया गया था वहाँ पे। वाइपर आइलैंड, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे पॉइजन स्नेक पाया जाता है, क्योंकि स्नेक का नाम भी वाइपर है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में उस आइलैंड के सामने एक वेसल डूबा था, जिस वेसल का नाम था SS वाइपर। उस वजह से उस आइलैंड का नाम वाइपर रखा गया। वहाँ पे छोटा सा जेल मतलब था, उसका पूरा कंपाउंड वॉल चेक करने के लिए टॉप से खड़ा होकर देख सकता था। और जो बीच का टावर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल टावर, केंद्र मीनार, यानी कि सारे विंग्स के जो कनेक्शन होते थे वो सेंट्रल टावर के साथ में हुआ करता था। किसी भी गार्ड को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंट्रल टावर, उसके बाद ही वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी, कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2, 13.5/7। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके दिखाया जाएगा, उसमें इंडिया सारे सेल, सो मेनी सेल्स के कारण 7 विंग्स में टोटल सेल हुआ करता था 693 सेल, ठीक है। और विंग्स के बारे में बताया जाए तो देखिएगा, ये जो 1 नंबर विंग आपको दिख रहा है ये इसका बैक पोर्शन है। वेंटिलेशन आपको दिख रहा है, रोशनदान 9 फीट की हाइट पे बनाया गया। और ये जो है विंग नंबर 7, इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे देख नहीं सकता था इसके आगे वाला विंग्स में कौन रह रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया गया। हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है, ये जो है वर्क शेड है, कार्यस्थल। यहाँ पे लेके आके इनको काम कराते, किस तरह का काम दिया जाता था इसके अंदर ही एक्सप्लेन किया जाएगा। विंग में मैंने आपको बताया टोटल उस समय 7 विंग था। काउंटिंग किस प्रकार से था, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। लेकिन अभी आप देख सकेंगे इसमें सिर्फ 3 विंग बचा हुआ है, 1 नंबर, 7 नंबर, इसके बैक साइड में एक 6 नंबर। बाकी के 4 विंग डैमेज हो चुके। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक, और दूसरा रीज़न 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानीज पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो काफ़ी सारे बम गिरे थे जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गया। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंथ, यानी कि इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु, यानी कि डेथ। जिनको यहाँ पे लाते थे वो सोचते थे कि ये हमारा आखिरी समय है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी आइलैंड है। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता बोल के कर दिया गया काला पानी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया सभी लोगों को समझ में आया। एक्सप्लेन स्पीड तो नहीं है, देखिएगा। फोटोग्राफी के लिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिस रास्ते से आप लोग अंदर जाएंगे यहीं से लौट के वापस आना है। मेरा एक्सप्लेन टॉप का वॉच टावर में ख़त्म हो जाएगा। तो लौटने के टाइम आप लोग अपने टाइम के अनुसार से फोटोग्राफी कर सकते हैं। शाम को 5 बजे तक जेल खुला रहेगा। मैं एक्सप्लेन करने के टाइम आप फोटो लेने रुका तो एक्सप्लेन छूट जाएगा, बीच में ज्वाइन करेंगे समझ नहीं आएगा। और आपका बाहर जाने का रास्ता, वहाँ पे एक छोटा सा डोर है लास्ट कॉर्नर पे, एग्जिट आपको वहीं से रहेगा। पीने का पानी और वॉशरूम वगैरह सब कुछ वहीं पे। बना हुआ सामने में, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, जाते वक्त हम लोग इसी के सामने से जाएंगे। दोबारा एक बार फिर बताया जाएगा। ये यहाँ पे व्हाइट रंग का 2 स्टेप्स बना के रखा है, ऐसे जो है प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स कहा जाता है बिफोर एक्सिक्यूशन, यानी कि फांसी देने से पहले
फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहाँ पे खड़ा करके इनको नहलाया जाता था और इनसे अंतिम इच्छा, लास्ट विश यहीं खड़ा करके पूछते थे। अंतिम इच्छा में सिर्फ इतना कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जैसे हिंदू है तो जला दे, मुस्लिम है तो दफना दे, कास्ट के अनुसार पूछते थे, एक डायरी में लिखा जाता था। और जिनको फांसी दे रहा है उनका सिग्नेचर लेते थे, इसीलिए ताकि इनका फैमिली में साइड में लीवर ओरिजिनल है, रस्सी में देखिए लोहे का रिंग लगा है। देखने की बात, आप लोग को कोई भी डाउट है ना अंकल से पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग आगे हैं तो बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में डाउन में लीवर है, ओरिजिनल है। और रस्सी में जो लोहे का रिंग लगाया गया देखिए, रस्सी से भी है ना, बाकी सब ओरिजिनल है। रिंग भी ओरिजिनल है ना? हाँ रिंग। यही लटकाएंगे तीनों को, समझा? कौन तीनों को? दो तो मोटा मोटा, एक को ज्यादा आपको मोटा। लटका दो। ये ऊपर फांसी जब देता था तो नीचे ये फ्लैप ये नीचे आ जाता था, तीनों बंद मतलब तो फिर यहाँ पे खून पूरा हो जाता था। फिर यहाँ से लास्ट वही का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट। एक तो खाना इनको बे टाइम में दिया जाता था और गरम गरम। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको ठंडा करके आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं। आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। आज भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन यूज नहीं करते। नीचे के जो 4 कमरे आपको दिख रहे हैं, नीचे का 4 सेल को अलग किया गया। ये 4 सेल को कंडम सेल कहा जाता है, यानी कि स्पिरिट कोर्ट। फांसी देने से कुछ दिन पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहीं पर रखते थे। इसमें इनका मेडिकल फिटनेस, बॉडी वेट, हाइट सब चेक होता था। उसके बाद 14 दिन फांसी को होता था, यहीं पे लेके आके नहलाया जाता था। उसके बाद इनको गैलोज लेके आते थे। जो लोग वहाँ से नहीं देख सके दोबारा देख सकते हैं, प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स मैंने बताया, ठीक है। अभी इस वर्कशॉप के अंदर चलेंगे जहाँ पे आपको पनिशमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें पहला जो ऑयल मिल रखा गया, जैसे आप लोग एंटर करेंगे, पहला जो ऑयल मिल रखा गया, इसको हिंदी में कोलू बोलते हैं, तेल निकालने का मशीन। वो ओरिजिनल उसी समय का ऑयल मिल। उस समय इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल मिल लगाए जाते थे, बाकी सारे डैमेज हो गए, एक ही बचा है। ओरिजिनल को देखकर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे इसका मॉडल रखा हुआ है, वहीं पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जो वर्कशॉप मैंने बताया कार्यस्थल, उस समय इसमें शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लेकर इनको काम कराते। और जब ऊपर आप सावरकर जी का सेल देखने जाएंगे तो सभी सेल एक ही तरह सेम है, लेकिन सावरकर जी का सेल में इसके साइड के कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया, इसीलिए क्योंकि डे टाइम में इनको बाहर कॉरिडोर में रखते थे। बाकी सब लोग अंदर के गेट तक आ सकते थे, लेकिन सावरकर जी को कॉरिडोर में रखने का रीज़न ये है कि वहाँ से खड़ा होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके। मेंटली टॉर्चर के लिए वो सेल को वैसा रखा गया। और एंटर करने के टाइम में साइड में एक चेयर देखेंगे जो पहला वाला ओरिजिनल है। देखिए आप लोग एंटर करने के टाइम में सामने जो ऑयल मिल आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल है। यहाँ पे मॉडल रखा गया, थोड़ा सा पीछे होंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे, यहाँ तक आ सकते हैं, थोड़ा सा चलो। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओरिजिनल देखने के बाद आगे आएंगे आप लोग। थोड़ा सा पीछे होंगे, थोड़ा पीछे होंगे, हाफ सर्कल बनाना, सभी लोग जैसे आप लोग इधर कॉर्नर आइए। बच्चे लोगों को आगे कर दीजिए थोड़ा सा, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको आगे कर दीजिए प्लीज, और छोटे आप भी आगे। पहला जो पनिशमेंट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है कौ पोनी। कौ पोनी मतलब एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, एक लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सी बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सी बनता है। तो ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला यानी पूरा हाथ का स्किन निकल जाता है। रस्सी के क्रॉस में इस मशीन से इसे घुमाया जाता है ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट दूसरा घूमेगा, ऐसे घुमा के रस्सी के क्रॉस में बनाते थे। ये मशीन भी ओरिजिनल। उसके बाद ये जो है ऑयल मिल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोलू, तेल निकालने का मशीन। हैंड मशीन पूरा लोहे का बना होता था, आपने देखा। ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा गया। यहाँ पे ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा नारियल डालते थे, साइड में एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था। इसके बाहर में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाए जाते थे। जैसे आप लोग खड़े हैं तो देखिए ये हैंडल पे वेट लगा है, और आप लोग को नहीं दिख रहा तो बैक साइड में देखिए हैंडल में वेट लगा है। वेट लगाने के रीजन ये थे कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाते वक्त जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पॉइंट कोकोनट, 10 पॉइंट मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था।
40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 केजी के आसपास, पॉसिबल नहीं। काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से इनकार करेगा, उनको अगला पनिशमेंट सेम एज इट इज देखिएगा। एक बड़ा से हाफ सर्कल बनाएंगे। इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है, हिंदी में इसको टिकटिकी बोलते हैं। हिंदी में आपको इसीलिए बता रहा क्योंकि रात को शो देखने आएंगे तो हिंदी में बोला जाएगा। जब टिकटिकी बोलेंगे आप इसके बारे में समझ जाएंगे। फ्रेम ओरिजिनल, ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी काम दिया गया, नारियल का छिलका से रस्सी बनाने का काम दिया या तेल निकालने का काम दिया, काम का कोटा को पूरा नहीं कर सका तो यहाँ बांध के मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, यानी शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स यानी कि हाथ, कमर और पांव तीनों चीज को लॉक करते थे। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था। जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया यहाँ बांधते थे बटक्स में। मारते वक्त कहा जाता है कि पूरे शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत, सबसे ज्यादा बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ पे बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे, बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, और यहाँ पे घाव ज्यादा गहरा हो जाए तो यहाँ पे स्टिचिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है। स्टिच किया जाए तो टॉयलेट वगैरह में जाने के टाइम स्टिच रीओपन होता है। इसको मारने वाला जो होता था वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वाटर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए, नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस ही इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता था। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेकर 30 बेत तक एक ही जगह पे मारा जाता। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में आपको व्हाइट कलर का स्टैचू दिख रहा है। खुलेआम में रख के मारते थे। कुछ लोग सेल के अंदर से देख सकते थे, कुछ लोगों को लाके खड़ा करते थे कि हमारे खिलाफ जो जाएंगे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। ये यहाँ का वो सेम प्लेस है, वही प्लेस में मारते थे। ये ओरिजिनल है नहीं, वो फ्रेम ओरिजिनल, ये फ्रेम ओरिजिनल है। इसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट चलेंगे, आपको दिखाया गया ये अंडमान का पहला जेल है, 1867 में बनाया गया था। इसका नाम वाइपर आइलैंड, अंडमान का पहला जेल। उसके बाद सेल्युलर जेल, थर्ड जो है रॉस आइलैंड, तीनों अंडमान का हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ पे पहला जो ड्रेस देखेंगे इसको जो है पनिशमेंट ड्रेस कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी गोरी का होता है, गोरी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। कोई भी अगर एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, कम्युनिकेशन करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। इसमें गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, यानी कि दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी रखा गया है सॉरी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। स्टार्टिंग में जिनको भी लाया जाएगा उनको कंपलसरी ये तीनों पनिशमेंट पहनना पड़ता था। सबसे पहले देखेंगे गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था, इसमें इनका एज, पीरियड सब कुछ मेंशन करता था। एक तरह का आइडेंटिफिकेशन, किस केस में लाया गया, कब से लेकर कब तक इनको पनिशमेंट मिला। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लाया गया था। तो इनका जो जेलर था उनका नाम था जेम्स पेटरसन वॉलकर। उन्होंने क्या करा, इनका नंबर जो है प्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे गोद के लिख दिया ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ये लोग काला पानी का सजा काटा हुआ। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निकर पहनने के लिए। पहला चेन फिटर थोड़ा इजी है क्योंकि सेंटर में चेन लगा हुआ है। चेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था क्योंकि चेन फोल्ड हो जाए। सेकंड पनिशमेंट इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, इसको हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, हाथ से काम करना पड़ता था। कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकते क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है, टांग को फैलाकर रखना पड़ेगा, फैलाकर चलना पड़ेगा। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा से चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। 1 साल 6 महीना 10 दिन। सभी पनिशमेंट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लोहे का रिंग लगाया गया। चलने के टाइम ये ऊपर नीचे होते होते इसके घाट में यानी कि एंकल पे घाव बैठ जाता था। जब तक ये पनिशमेंट इसके साथ में रहेगा ये घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, यानी रात भर एक घाव सूखता है, सुबह वापस इसको पहन के चल के जाना, वापस छील जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सेल देखने के लिए चलेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन किया सभी लोगों को।
हाँ ये असली क्या है पूरा? ठीक है। हाँ मुझे बंद क्यों कर रहे हो? अब खुल गया। मुझे सजा मिल जाएगा। वाओ। ट्राई करिए मैडम, खुलेगा लॉक? देगा। अभी तो ताला नहीं मारा, उस समय तो ताला भी लगता था स्मेली करके। ओ माँ। ठीक है, हाथ हटा दीजिए, लग अब गया। आप लोग चलते चलिए ना। हाथ हटा दीजिए। ओह। कहाँ से खोला? इस साइड से? अच्छा ये हाँ। यहाँ से आगे करेंगे। अच्छा चलो तुमको यही बंद कर देते हैं। नहीं आपको कर देती हूँ। फिर मैं सिलीगुड़ी कैसे जाऊंगी आपको बंद करके? तैर के जाना। तैर के? अंदर जाओ। जाओ आप जाओ, आपको बंद करो। जाओ जाओ जाओ। अब तो मैं खोलूंगी नहीं, बंद करो बंद करो। वेंटिलेशन का ना। वो गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर चलेंगे, सेकंड फ्लोर चलेंगे। जो लोग लंबे हैं कृपया ध्यान रखेंगे, माइंड योर एक्टिविटीज, आगे से दूर आपको छोटा मिलेगा। ये गार्ड लोग को आराम करने के लिए था, यहाँ से ऊपर चलेंगे। यहाँ से ऊपर चलेंगे, सेकंड फ्लोर। सीढ़ी का। ये जो है सेटल टावर केंद्रीय मीनार, एक विंग से दूसरे विंग जाने का रास्ता 1 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, ये लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा लोग बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम उनका नाम लिखा गया है। इस जेल में सबसे पॉपुलर, थोड़ा सा आगे जाइए, पीछे से जगह दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जगह दीजिए। इस जेल में सबसे पॉपुलर मैंने आपको बताया विनायक दामोदर सावरकर जी का। इनको 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। पढ़ाई करते वक्त सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया भेजा। उससे इंडिया में बम बनाया, काफी जगह पे विस्फोट किया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को दफा 121 यानी कि 25 साल का सजा मिला। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल सप्लाई करा था, जिसके लिए 25 साल। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज ने बैठा के लेकर आए थे, जहाज का नाम था SS मोरे। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सेलिस पोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए एंकरिंग के लिए खड़ा था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए थे। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, तो ये जेल से कोई नहीं भाग सका। सावरकर जी भागे थे मार्सेलिस पोर्ट में, वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे ला गया उस आखिरी वाले कमरे में 1911 से 1921, 10 साल रखा। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल में, और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजरबंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी के सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा है, ओरिजिनल नहीं। वो सेल का डिफरेंस यही है कि इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, इनके नक्शे कदम पे चलकर इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे थे। दोनों भाई एक ही जेल में, लेकिन दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद पता चला। इस हद तक कम्युनिकेशन गैप था। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया मैकक्विलियन, उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया देखेंगे। पूरा जेल को ईंट से बनाया गया, लेकिन बीच में जॉइंट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्रॉस करते वक्त हर जगह पे वुडन प्लैंक से, लकड़ी का जॉइंट। जब इतना बड़ा जेल वो लोग ईंट से बना सकते तो इसको भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया गया। उसका रीजन क्या है बोलने से, आवाज का रीजन भी बोल सकते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता था। इनकेस अगर इसको कंक्रीट करके ज्वाइंट कर दिया तो ये सेंट्रल टावर हिलेगा, तो एक साथ 7 का 7 विंग को लेके गिर जाएगा। लकड़ी का बनाया गया, ये शॉकर का काम करेगा, बेंड होगा, टूट जाएगा, लेकिन विंग्स को डैमेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से बीच का जॉइंट लकड़ी का। यहाँ से ऊपर चलेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा वॉच टावर है, वहाँ पे मेरा लास्ट एक्सप्लेन होगा। लौटने के टाइम देखिएगा, ये 1 नंबर है और ये 6 नंबर है, दोनों को क्लोज किया गया है। 7 नंबर विंग में सबसे आखिरी वाला कोठरी सावरकर जी के,
जो देखना चाहे देख सकते हैं, कुछ देर रुकना चाहे रुक सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। सेल को देखकर जिस तरह से हम लोग ऊपर चढ़े वैसे ही आपका एग्जिट रहेगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर का लास्ट सेकंड से थोड़ा बड़ा है, देख कर ध्यान रखिएगा। क्या है? रुकिए, वो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, पहले एक्सप्लेनेशन सुन ले तो उसके बाद घूम लेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, वॉच टावर। जो ऊपर आपको दिख रहा है यही वॉच टावर है। पहले पूरा ब्रिक्स का बना हुआ था, वुडन का इसका दोबारा बनाया गया। जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो डायमंड शेप में एक प्लाई से कवर किया गया एक बॉक्स बनाया गया। ये रात को शो में एक लाइट इफेक्ट्स के लिए, ऐसा कोई मशाल नहीं जलता था। 4 विंग जो डैमेज हो गया वो इसी जगह पे जहाँ पे ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसी का नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। साइड में जो पहाड़ आपको दिख रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड का सेकंड हाईएस्ट पीक, इसको माउंट हेरिट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पीरियड में ये उनका हमारा हेडक्वार्टर है। रात को आपको शेर अली के बारे में बताया था जिसने ब्रिटिश अफसर का मर्डर किया था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया को मारा था 8 Feb 1872 में। इनको 11 मार्च को अंडमान का पहला जेल वाइपर आइलैंड में फांसी दे दिया गया। रेड एंड व्हाइट जो टावर आपको दिख रहा है नॉर्थ पे, यहीं पे कोरल दिखाया जाता है, स्कूबा डाइविंग, वाटर एक्टिविटी। इसके एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट का जो पुराना 20 रुपीज का नोट है उसके बैक साइड में यहीं का फोटो को प्रिंट किया गया। मौसम साफ रहेगा तो एक कोकोनट ट्रीज के बैक साइड में आपको नील हैवलॉक जैसे आइलैंड दिखेगा। सामने जो छोटा आइलैंड आपको दिख रहा है ये है रॉस आइलैंड, ROSS। अंडमान निकोबार का पहला सेटलमेंट इसी आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लेकर सेटल किया गया था। ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का कैपिटल था। और कहा जाता है कि उस समय जब ब्रिक्स का वॉच टावर था तो यहाँ पे एक बेल भी लगा रहता था जिसको कंटिन्यूसली लोग बजाते थे जब वहाँ पे किसी को फांसी दिया जाता। वो उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि यहाँ पे 3 आदमी को फांसी दे रहा है, वैसे इनके बीच में सिग्नल हुआ करता था। जैसा कि विंग नंबर 7 को छोड़कर बाकी लोग तो नहीं देख पाते थे। तो जैसे ये मीनार में बेल बजता था सभी लोगों को पता चलता कि हमारे 3 साथी शहीद हो चुके। विंग में बचा हुआ विंग मैंने बताया 1 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर छोटा इसीलिए क्योंकि बैक साइड में समुद्र है, जिसकी वजह से विंग्स को छोटा किया गया। यहाँ पे मेरा पूरा एक्सप्लेन खत्म होता है। गाइड का पेमेंट आप लोग यहीं पे कर देंगे, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। हे एवरीवन, सो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।